नमस्कार। वक्त है चुनावी खबर अखबार पर नजर का, जिसमें हम आपको बताते हैं चाय की चुस्कियों के साथ कि आखिरकार क्या खबर है खास और खबर के पीछे क्या है बात। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से किया है नामांकन। बीजेपी नेताओं ने कसा है तंज और देखिए हर अखबार में इसे जगह मिली होगी, लेकिन अमर उजाला पेज का जिक्र हम करना चाहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से कल अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी के लिए कह दिया है कि अमेठी रायबरेली दोनों ही सीटें एक समान है। अमेठी से 15 साल तक सांसद रहे राहुल ने कहा कि उनके लिए अमेठी रायबरेली अलग नहीं है, दोनों ही परिवार है। अखबार पूजा के हाथ में है। बिल्कुल। इसमें देखिए मोनिका, खास बात यह है कि अमर उजाला ने इसको फ्रंट पेज पर जगह दी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने भी देखिए यहाँ पर बहुत ही मार्मिक से तस्वीर लगाई है राहुल और प्रियंका की, और यहाँ भी इस पर जगह दी गई है। खास बात यह है कि राहुल और प्रियंका की तस्वीर को ये जो जगह दी गई है, इसके साथ ही लिखा गया है कि पहली बार रायबरेली से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं, और साथ में ये भी जिक्र किया गया है कि 25 सालों के बाद मोनिका अमेठी से कोई गैर कांग्रेसी, जिसमें किशोरी लाल शर्मा का जिक्र है, वो ताल ठोक रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। बिल्कुल। और देखिए मैं दैनिक जागरण का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, चूंकि मेरे पास यह अखबार है और ये कल दिन भर की खबर थी। हमने न्यूज में भी कई दफा पढ़कर आपको ये सुनाई है। देखिए दैनिक जागरण में से हेडलाइन दी गई है, अमेठी का रण छोड़ रायबरेली पहुंचे राहुल। तो ये आरोप जो है ये भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लगा रही है। अखबार इसने इसे सुर्खियां बनाया है कि किस तरह से अमेठी से चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, लेकिन देखिए इस दफा तमाम तरह के कयास लगाए गए, अटकलों का दौर जो है देखने को मिला और ये कहा जाता रहा कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फाइनली रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली से कल नॉमिनेशन फाइल अपना राहुल गांधी ने कर दिया। पूजा, बिल्कुल बेहद खास है ये सीट। देखिए रायबरेली सीट का अगर जिक्र करें तो 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग यहाँ पर होनी है, और खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिरोज गांधी से लेकर के अरुण नेहरू तक, जो कि कजिन ब्रदर बताए जाते थे राजीव गांधी के, उन्होंने तक यहाँ से पर्चा दाखिल किया है। इंदिरा गांधी भी यहाँ से एक बार जीती थी और 80 में दोबारा से उनको जीत हासिल हुई थी, क्योंकि जो वो इलेक्शंस उसके जस्ट पहले हुए थे उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। तो कहा जाता है कि इस सीट पर जनता जो है, अगर गांधी परिवार को गलती से एक बार इंदिरा गांधी को उन्होंने हार का सामना करवाया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रायश्चित किया और इंदिरा गांधी वहां से दोबारा जीत करके भी आई थी। बिल्कुल। और देखिए इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अंत में एक सीट तो छोड़नी ही होती है। तो ये भी देखना होगा कि प्रियंका गांधी जो कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, क्या वो राहुल गांधी अगर चुनाव जीत जाते हैं रायबरेली में, तो क्या उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से सांसद के तौर पर कामकाज करेंगी, देखने वाली बात होगी। और ये भी बड़ा प्रश्न है कि अमेठी को आखिर क्यों राहुल गांधी ने नहीं चुना और आखिर रायबरेली को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रणछोड़ उन्हें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी हार सुनिश्चित मान ली थी राहुल गांधी ने और इसीलिए अमेठी को टाटा बाय बाय कह दिया। बिल्कुल। और मोनिका, खास बात यह भी है कि इस दौरान जो राजनीति के कई जानकार हैं उनका ऐसा भी कहना है कि रणछोड़ के आरोप भले ही राहुल गांधी पर लग रहे हों, लेकिन ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के पास सबमिट हुई थी उसमें भले ही अमेठी मांगे राहुल गांधी, इस बात का जिक्र चल रहा था, लेकिन अमेठी से चुनाव लड़ करके राहुल गांधी उस सीट को और ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, या यूं कहें कि स्मृति ईरानी के कद को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि देखिए इलेक्शन जब से स्टार्ट हुआ, कैंपेनिंग जब से स्टार्ट हुई है, तब से स्मृति ईरानी ने लगातार इस सीट पर आते ही सबसे पहले अपनी जीत का प्रचार किया, और जीत पर प्रचार करने के साथ वो लगातार राहुल गांधी को आमंत्रित करती रही है। लेकिन अब जब राहुल गांधी पड़ोस की सीट यानी कि रायबरेली जा चुके हैं, जो कि कांग्रेस परिवार के लिए एक सुरक्षित सीट है, तो दिलचस्प हो गया मुकाबला। कल अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। देखिए ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अंतिम चरण में आके, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और कल आके राहुल गांधी ने फाइनली उनकी तरफ से पत्ते खोले गए हैं कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अमेठी के भी इंतजार कर रहे थे, हमने देखा कई कार्यकर्ताओं को खुदकुशी करने की बात वो कर रहे थे, आत्मदाह करने की बात की जा रही थी कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे चुनाव तो हम नहीं जी पाएंगे। मतलब इतना ज्यादा लगाव उनका वो गांधी परिवार से।
और अब चूंकि अब वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली सीट को अगर उन्होंने चुना भी है तो आखिर इसके लिए पहले क्यों नहीं अपनी स्ट्रैटेजी खोली? अगर इसे स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाए, ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा वो लोगों से जुड़ पाते, वहां पे चुनाव प्रचार उस तरह से कर पाते? बिल्कुल, देखिए मोनिका, मुझे क्या लगता है कि देखिए रायबरेली सीट के अंदर 2 मई की देर रात बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया। दिनेश प्रताप सिंह, जो कि पहले कांग्रेस के करीबी भी रहे, उनको वहां से डिक्लेयर किया जाता है और उसके जस्ट कुछ घंटों के बाद, मतलब एक रात बीतती है और राहुल गांधी का उस सीट से ऐलान हो जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने 2 मिथ को ब्रेक किया है। पहला कि कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ भी घटित होता है तो वो लीक हो जाता है। पहला, वो लास्ट मोमेंट तक चीजों को संरक्षित रखने में कामयाब हुए हैं, जो मुझे नजर आता है। और दूसरा ये कि गैर कांग्रेसी को ये उतार नहीं सकते अपनी पैतृक सीट से। इस बात को लेकर जितने दावे किए जाते थे, वो किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उतार कर उन्होंने प्रूव कर दिया। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में नामांकन से पहले वहां पर रोड शो कर रही थी, उन्होंने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है मोनिका। वो मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। और किशोरी लाल शर्मा ने जिस तरीके से एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और बोला कि 40 साल की सेवा का प्रतिफल, पहली बार 25 सालों के बाद गैर कांग्रेसी को मौका मिला है एक आपकी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका देने के लिए, आभार। और देखिए शगुफों की अगर मैं बात करूं तो कल नामांकन हुआ है राहुल गांधी का, कल ये तय हुआ। और परसों रात की अगर बात देखें तो परसों रात अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे थे। यानी कि फिर एक बार इस बात को हवा दी गई थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो बार बार इस तरह की बातें आ रही, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फाइनली राहुल गांधी ने किया वो जिसकी किसी को भी आशंका नहीं थी। इसके एकदम उलट जाकर। और एक दिन पहले मोनिका, आपको याद होगा कि हम जब डिस्कशन कर रहे थे, न्यूज रूम से भी लाइव चल रहा था, रायबरेली से भी, अमेठी से भी, उस दौरान भी चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, ये भी हो सकता है कि सफल हो जाए और प्रियंका अमेठी चली जाए, फीमेल वर्सेस फीमेल हो जाएगा और इधर राहुल गांधी आ सकते हैं। तो हमारा जो कयास था कि राहुल गांधी इधर जा सकते हैं वो तो ठीक था, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति वहां पर मैनेजर बन करके कांग्रेस का घूम रहा है वो उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक हटकर अलग काम किया। देखिए एक और बात जिसे लेकर आजकल जो है बीजेपी निशाने पर ले रही कांग्रेस पार्टी को, कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा भी तो टिकट चाहते थे लेकिन उन्हें आपने टिकट नहीं दिया। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में आपस में परिवार में जो है तनातनी बनी हुई है। खैर वो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, दूसरी पार्टी का काम है और वो कर भी रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि जिहादियों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये कहा है उन्होंने। और दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वोट जिहाद में शामिल लोगों को आम जनता की संपत्ति सौंपने की योजना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि दुनिया की किसी भी ताकत को भारत का संविधान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। दीपिका आपको न्यूज़पेपर भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से इसको कोट किया गया। दीपिका को कितना मिस कर रही हैं पूजा, ये भी आपको पता चल रहा होगा। माफ कीजिएगा, मोनिका आपको पेपर दिखा रही हैं। ये देखिए, ये हेडलाइन है जिसमें साफ मेंशन है कि पीएम ने कहा जिहादी को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। देखिए लगातार अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है वो बार बार उठाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि SC ST कोटे का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारे SC ST कोटे का जो आरक्षण है उसे हटाकर ये मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये अलग अलग मंचों से वोट जिहाद का शब्द जहां से स्टार्ट हुआ, अगर मोनिका हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझें तो देखिए, सलमान खुर्शीद की नीस है, भतीजी, उन्होंने मंच से, मारिया ने मंच से ये बयान दिया। सलमान खुर्शीद ने उस बयान से तो किनारा कहीं ना कहीं कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बयान को कैच कर लिया और लगातार कांग्रेस को वो घेर रहे हैं। जबकि सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है इनसे, मैं जानता नहीं इनको, और
संबंध हो भी तो ये इनका व्यक्तिगत बयान है। मेरा इस बयान से, कांग्रेस का इस बयान से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस लिखित में दे दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे स्टेटमेंट दिए जाएं, लेकिन बार बार जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर कहे बीजेपी की तरफ से इनकैश किया जाता है। और अब ये देखिए, जिहादी वाला ये जो शब्द है, इसे किस तरह से इनकैश किया जा रहा है, अलग अलग मंचों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आरक्षण का जो मुद्दा हमने जो कर्नाटक में देखा, इसे भी लगातार अलग अलग मंचों से उठाया दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल संविधान और खास बात करने की मोनिका बात इस की जा बीच रही ये है। भी है कि देखिए, तुष्टिकरण का आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाया जाता है और भी अन्य दलों पर लगाया जाता है, लेकिन जब आप वोट जिहाद को मंच से खड़े होकर के मेंशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट जिहाद को बार बार आप कोट कर रहे हैं, जबकि एक पर्टिकुलर पार्टी के किसी एक लीडर ने कह दिया कि हम इस बयान से किनारा करते हैं, उसके बावजूद भी लगातार इसको कोड किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से अब जब लेवल दर लेवल ये चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग किस दिशा में मोनिका जा रही है। बिल्कुल, अब बात धर्म पर आ गई है। जाति पे तो हमेशा होता ही है चुनाव, लेकिन बिना धर्म की राजनीति के भारत का चुनाव हो जाए ये मुमकिन भी तो नहीं। और देखिए, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं, सिर्फ कि हिंदुत्व की पार्टी है, ये काम बात है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर दिया है इस मामले को लेकर और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है, संविधान से खिलवाड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर देना चाहती है, जिसका कहीं पर भी जिक्र संविधान में बाबा साहब द्वारा नहीं किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं बाबा साहब की विरोधी है कांग्रेस पार्टी, संविधान की विरोधी है। ये आरोप अब बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर। पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है मोनिका कहीं ना कहीं इस बयान को तूल, एक पहला तो वोट जिहाद के स्टेटमेंट से आया और दूसरा जब राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर के बोला कि 50% का जो कैप है वो हम हटा देंगे, जातिगत जनगणना जब करवाई जाएगी तो जातिगत जनगणना के बाद जिस जाति की जितनी संलिप्तता, जितनी मौजूदगी, उसको उतना अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को जगह मिली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का जिक्र जरूरी, उस पर विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़ी खबर है। पेज नंबर दैनिक भास्कर में इस खबर को पेज नंबर 1 पर जगह दी गई है। मैं आपको दिखाऊंगी ये खबर। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है और ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। देखिए, अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी की ओर से बहस कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर से कहा है कि लगता है अभी मामले की बहस होने में पूरा वक्त लगेगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट की अंतरिम जमानत, कोर्ट जो है इस पर विचार कर सकता है, यानी कि राहत अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। अखबार पूजा के हाथ में आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ खबर को मोनिका। दिल्ली के कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के सिलसिले में उम्मीद की किरण नजर आई है। भले ही ये लॉ मध्यम है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ईडी से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा गया कि 24 के चुनाव के मद्देनजर एंट्रिम बेल देने पर हम विचार कर सकते हैं, दी जा सकती है, ये बेल दी जा सकती है। देंगे या नहीं देंगे इस पर जो फैसला है वो 7 मई को होगा, लेकिन दी जा सकती है, इस बात को कोट किया है। और इसी के साथ में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण मिली है मोनिका। और खास बात ये रहा जिस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के एएसजी जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो पीठासीन जज थे, मैं इस पूरे वर्डिक्ट को पढ़ रही थी, उस दौरान उन्होंने जब मनु सिंघवी से पूछा कि भाई ये बताइए कि ये तमाम जांच तो चल रही है, एएसजी से पूछा गया तो एक पर्टिकुलर आदमी पे क्यों जांच चल रही है? अगर वो व्यक्ति किसी पार्टी का प्रमुख है तो पार्टी पर जांच चलनी चाहिए, दल पर जांच चलनी चाहिए। तो मनु सिंघवी ने वहां पर बचाव करने की भी आम आदमी पार्टी की कोशिश की है, वहां पर एक उन्होंने बेहतरीन मूव दिखाया। लेकिन हाँ, एक खतरे की घंटी भी है और साथ साथ एक अच्छी राहत भी है कि आम आदमी पार्टी के लिए
और बिल्कुल। विपक्ष के लिए बड़ी खबर के जैसा ही। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो कि लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में है, जहां बीजेपी इसका माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, बीजेपी सड़कों पर उतर आई और ये बड़ा मुद्दा रहा पिछले दिनों जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा, तब से लेकर अब तक लगातार। लेकिन अब अदालत की तरफ से जब इशारा दिया गया है कि राहत मिल सकती है, भले ही उम्मीद की छोटी सी किरण ही सही, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए काफी राहत भरी हो जाती है। हालांकि देखना होगा कि 7 मई को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन उससे पहले ये पॉजिटिव वाइब जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव को देखते हुए अदालत की तरफ से एटलीस्ट कहा तो गया कि राहत दी जा सकती है। बिल्कुल। और नहीं वो देखने वाली बात खबर होगी। में डबल डोज इस तरीके से ऐड ऑन हो जाता है। एक बार फिर से इस खबर को देखिए, मेरी टीम से कहूंगी कि इसको जूम आउट करके एक बार आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की खबर छपी हुई है। दैनिक भास्कर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस खबर को प्रेजेंट किया है। इसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल की खबर छपी हुई है और इधर आप एक जो चेहरा देख पाएंगे, ये चेहरा अगर आप भूले नहीं है तो, क्योंकि जेल में रहते हुए इनको बहुत लंबा समय हो गया है, मनीष सिसोदिया का ये चेहरा है। और इसमें सीबीआई और ईडी से कोर्ट ने कई सारे जवाब मांगे हैं। अब मैं इसको एक बार कोट कर देती हूँ मोनिका। देखिए हम लगातार केजरीवाल पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कितने लंबे समय से जेल के अंदर है और ये खबर का डबल डोज आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी समर्थक हमें सुन रहे हैं वो खुश हो सकते हैं इस खबर को सुनने के बाद कि कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी से भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि भाई आप गिरफ्तार, आप उनको आपने क्यों करके रखा हुआ है, कितनी पूछताछ हुई है, कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। अंतरिम आवेदन में अनुरोध किया गया है कि लोअर कोर्ट से उस आदेश को जारी रखें जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं को लंबित रखने के दौरान हिरासत में बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी। इस बात को कोड किया है यहाँ पर कोर्ट ने और साफ तौर पर वो कहते नजर आए हैं कि क्यों नहीं जमानत मिलनी चाहिए। आप पहले हमें ये बताइए साक्ष्य क्या है वो बताइए। बिल्कुल, तो बड़ी राहत हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए। खैर देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा सीएम बनने के लिए उद्धव ने गठबंधन तोड़ दिया है। तो अमर उजाला में ये खबर छपी है जो कि पूजा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया अलायंस एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन चुका है। अब आपको तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि हमने जब औरंगाबाद का नाम बदला तब भी इन्होंने विरोध किया। तो खबर पूजा आपको दिखा रही है जहां पर अमित शाह ने एक बार फिर से निशाने पर लिया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं औरंगजेब फैन क्लब बन चुका है। बिल्कुल, देखिए मोनिका, जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ रही है इतने इनोवेटिव शब्द मुझे लगता है कि पत्रकार क्या इतने बेहतरीन शब्द लाएंगे जितने सियासतदान लेकर के आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि शायद हमको शब्दों की ट्रेनिंग राजनीतिज्ञों से लेनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब फैन क्लब शब्द का जिक्र अमित शाह ने किया है, इस बात को कोड किया है उन्होंने। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नहीं संभाल सकते देश, ये अमित शाह कह रहे हैं। राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में कांग्रेस ने हासिल किए कर्नाटक की सत्ता। अमित शाह ने दो बातों को यहाँ पर कोड किया। पहला, कर्नाटक को कोड किया और साथ में उन्होंने किस तरीके से एंटी सनातनी या यूं कहें कि एंटी हिंदू है कांग्रेस, इस बात को उन्होंने कोड किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अब जाकर के उद्धव गुट जो है वो कांग्रेस के साथ चूंकि अलायंस में है, बाला साहब ठाकरे होते तो वो कभी कांग्रेस के साथ अलायंस में ना जाते, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे औरंगजेब फैन क्लब के साथ में कहीं ना कहीं अब अपनी दोस्ती बढ़ा ली है, ये यहाँ पर अमित शाह ने कहा है। बिल्कुल, और देखिए इस बात को लेकर अलग अलग मंचों से ये जो हिंदुत्व की बात है या फिर दूसरी मुस्लिम्स की बात है, ये अलग अलग मंचों से सुनने को मिल रही है। हालांकि जैसे कि पूजा ने भी जिक्र किया, अंदाज जो है वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे का जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने और कह दिया कि औरंगजेब क्लब से ये जाम मिले हैं, इस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे
की फैमिली रही है या जो उनका इतिहास रहा है, उनका पारिवारिक इतिहास रहा है, बाल ठाकरे रहे हैं, ये सब ना बहुत ही कहीं कट्टर हिंदू रहे हैं, उस तरह की छवि इनकी रही है। लेकिन अब जब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इनकैश कराना चाहती है, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और उसी तरह से इसे जो इस तरह छवि को जो है वो उनकी पेश किया जा रहा है आम जनता के बीच में। बिल्कुल मोनिका, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगी, मेरे ख्याल से तमाम दर्शकों को हमें ये स्टेटमेंट बताना चाहिए। अमित शाह ने मंच में भाषण के दौरान कहा कि क्या उद्धव ठाकरे अपने भाषण के दौरान वीर सावरकर का जिक्र कर सकते हैं। वीर सावरकर को यहाँ पर उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप वीर सावरकर का नाम अपने भाषण के दौरान नहीं ले सकते तो आप काहे के हिंदू हैं, आप काहे के शिवसेना है। इस बात को उन्होंने कोट किया है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता और बाला साहेब ठाकरे के अनुयायियों के सामने स्पष्ट करें कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए या अनुच्छेद 370 की संरक्षक कांग्रेस या एनसीपी चाहिए। इस बात को उन्होंने कोट किया। उन्होंने 3 बातों को कोट किया। पहला कर्नाटक कांग्रेस कोट किया, उसके अलावा औरंगजेब फैन क्लब कोड किया, उसके अलावा वीर सावरकर को कोड किया और उन्होंने यहाँ पर नकली शिवसेना चला रहे हैं उद्धव ठाकरे, इस बात को कोट किया है। आप भूले नहीं होंगे कि महाराष्ट्र की सियासत के अंदर शिवसेना को लेकर के किस तरीके की रार मची हुई थी और उसके बाद शिवसेना दो फाड़ हो गई, शिंदे गुट और उद्धव गुट। और वो दौर भी याद होगा जब शिवसेना अपने आप में कितनी बड़ी पार्टी होती थी और बाल ठाकरे ने जिस तरह से पोर्ट्रे किया था शिवसेना को, उस दौर में बाल ठाकरे के जमाने में शिवसेना कट्टर हिंदुत्व चेहरा, कट्टर हिंदुत्व पार्टी और मराठियों के पक्ष में बोलने वाली पार्टी, तो वो एक बड़ी छवि थी। लेकिन उसके बाद जब बाल ठाकरे चले गए तो क्या स्थिति शिवसेना की हो गई है कि अब औरंगजेब क्लब का हिस्सा जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। बिल्कुल। और खास बात ये भी मोनिका कि इन चुनावों के दौरान बहुत सारी चीजों की लिटमस टेस्ट होने वाली है। महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे गुट। देखिए किसी से छिपा नहीं हुआ है कि एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के और साथ में उद्धव ठाकरे के दोनों के बहुत करीबी थे और फिर उसके बाद सत्ता और सियासत का जो भी इक्वेशन बैठा उसके बाद शिंदे गुट अलग हो गया, शिवसेना का नाम उन्होंने लिया और चूंकि समर्थन उनके पास ज्यादा था तो वो शिंदे गुट में डिवाइड हो गया। अब ऐसे में सवाल ये कि जनता किसके साथ जाएगी, जो एग्जैक्टली परिवार है बाला साहेब ठाकरे का अगर उसके साथ जाती है तो क्या वो उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट के तौर पर तमाम वोट्स हमको मिलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट के साथ में जाती है तो जो आगे के चुनाव हैं वो किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। तो देखिए अब शिवसेना दो गुट बन गए हैं तो उनकी विचारधाराएं भी तो अलग हो गई हैं। बिल्कुल, बातें भी अलग हो गई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मैंने नहीं लगवाई थी कोरोना वैक्सीन। दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर निशाना साधा है और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और इस मामले की सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच की मांग की है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई मैंने तो वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जबकि उस दौरान मोनिका अखिलेश यादव की सेकेंड वेव के दौरान एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो चेहरे पर मास्क लगाए हुए और एक हाथों पर वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे थे। ये खबर आपको मोनिका दिखा रही है। ये देखिए अखिलेश यादव की छोटी सी तस्वीर के साथ ये खबर छपी है और इसकी हेडलाइन में पढ़कर सुनाना चाहूँगी। देखिए हेडलाइन में लिखा है वो रोड शो करने आए थे, हमने उनका योग शो भी देखा है। ये अखिलेश यादव ने कहा। काफ़ी हास्यास्पद लगता है कई दफ़ा जब अखिलेश यादव बोलते हैं। देखिए योग दिवस के दौरान एक बड़ी तस्वीर सामने आई थी योगी आदित्यनाथ की, जिस पर लेकर ये जो है कमेंट उन्होंने किया है और अलग अलग मंचों से जब वो आजकल बयान देते हैं तो वो काफ़ी फ़नी भी लगते हैं। बहरहाल मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर तंज कसा और बीजेपी को वैक्सीन के बहाने भी घेरा। उन्होंने कहा कि वो रोड शो करने आए थे, हमने योग शो भी देखा है। तो देखिए आदित्यनाथ के रोड शो से ये बात शुरू हुई थी और मैनपुरी में बाहरी लोग आ रहे थे। जब उन्होंने कहा, जब ये टांग पर टांग रखकर योग किया तो लड़खड़ा गए थे। उसी बात का जिक्र किया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने और उनका मजाक उड़ाया है
टॉन्ट किया है उन पर, और कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही थी। लेकिन देखिए, इसके जवाब में अमित शाह ने मैनपुरी की सभा में कहा कि अखिलेश ने खुद डिंपल के साथ जाकर चुपचाप वैक्सीन लगवा ली थी। ये अमित शाह ने जवाब दिया है अखिलेश यादव अब वैक्सीन वॉर स्टार्ट हो गई है। जिस तरीके से जब देखिए कोरोना आया था मोनिका, तो वैक्सीन वॉर तमाम देशों के बीच में चल रही थी, तो वैक्सीन वॉर अब इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे जैसे चुनाव का फेज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टार्ट हो गई है। और ख़ास बात क्या है कि जब से कह सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन्होंने लगवाया था उनको हार्ट स्ट्रोक की शिकायत बढ़ गई है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ब्लड क्लॉट्स ही एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं हार्ट अटैक का। तभी अखिलेश यादव ने इस बात को कोड किया है कि कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई है, अगर उनको कुछ भी होता है तो उनके ऊपर, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने इस वैक्सीन को पूरा एक मुहिम बनवा करके लगवाया, उनके ऊपर आपराधिक मामला चलना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, कोरोना काल में 8 जून 2021 को एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने तो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन लगवाई थी, और अखिलेश यादव ने भी खुद वैक्सीन लगवाने पर सहमति जाहिर की थी। पत्नी के साथ चुपचाप गए और वैक्सीन लगवा कर आ गए। ये जो है अमित शाह ने पलटवार किया है अखिलेश यादव पर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हासन सेक्स स्कैंडल में बड़ी जानकारी सामने आई है, पीड़िता का अपहरण हो गया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, विसल ब्लोअर गायब होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का पूर्व ड्राइवर कार्तिक इस मामले का विसल ब्लोअर है। उसी ने प्रज्वल के हाथों कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न का खुलासा किया है। तो कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल का कि पीड़िता का अपहरण हो गया है, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर पूजा के हाथ में अखबार है। हालांकि कई अखबारों में इसे अलग अलग जगह तरजीह दी गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस खबर को जगह दी गई है। प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज और अपहरण का भी केस दर्ज हो गया। पीड़िता के अपहरण का केस दर्ज किया गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा मामला, भाजपा ने प्रज्वल की भागने में मदद की है, ये सिद्धरमैया कह रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरे मामले में एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म और रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ है। 3 बच्चों की मां के 20 वर्षीय बेटे ने मां के यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। जेडीएस विधायक रेवन्ना, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे और प्रज्वल जो कि पोते हैं, इस बीच एसआईटी दिनों दिन लगातार जांच के लिए दूसरा नोटिस भेज रही है, और इस बीच अपहरण का भी केस पीड़िता के बेटे ने दर्ज करा दिया है। अब कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत बुरी तरीके से घिरते हुए रेवन्ना नजर आ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट कर्नाटक की सियासत पे भी साफ तौर पर पड़ेगा। मोनिका, देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन पूरी तरह से पल्ला झाड़ना तो मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी वो। हालांकि कांग्रेस पार्टी शायद उस तरह से उस मामले को उठा नहीं पा रही। आपको नहीं लगता पूजा कि विपक्ष अगर इस मामले को उठाए, भाई आपने प्रचार प्रसार तो किया ही है कहीं ना कहीं जाकर, और आप गठबंधन में भी रहे, तो जिम्मेदारी तो आपकी बन जाती है। विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठा रहा है, शायद वो मजबूती विपक्ष की बातों में नहीं नजर आती कि वो घेर पाए सरकार को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी केजरीवाल, इस बात को मैं कोड करूंगी, विपक्ष घेर पाए। बहुत अच्छा सवाल आपने रेज किया है यहाँ पर मोनिका। देखिए, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर आ गई, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने पेट में आग होने का प्रमाण दिया है ग्राउंड पर, वो किसी से छिपा नहीं था। और अब आप देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटका के अंदर अब जाकर के प्रज्वल रेवन्ना पर एफआईआर दर्ज हुई। अब तो अपहरण का भी मामला दर्ज करवा दिया है पीड़िता के बेटे ने। और अभी भी जिस लेवल का कह सकते हैं कि प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाना चाहिए, शायद वो नजर नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में जहां जहां भी वो चुनाव के लिए जा रहे हैं, उनके हाथों में 2 चीजें आपको नजर आएंगी। पहली चीज,
विधायकों की वो चिट्ठी की कॉपी जिसमें उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को आप किसी भी स्थिति में टिकट मत दीजिए क्योंकि उनकी छवि बहुत खराब है, वो बहुत करप्ट हैं, उन्होंने बहुत मोलेस्टेशन किया है, यौन उत्पीड़न किया है महिलाओं का और उनका नाम बहुत खराब है। इस बात का जिक्र एक नहीं, दो नहीं, कई विधायकों ने किया था। उस चिट्ठी को वो कोड कर रहे हैं और उसके अलावा उस फोटो को भी प्रियंका गांधी कोड कर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और प्रज्वल रेवन्ना का हाथ रेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली मोनिका कि ग्राउंड पर वो आग नजर नहीं आती। क्योंकि आप देखिए ना, कर्नाटक में जब आरक्षण का मुद्दा था मुसलमानों को, तो उस आरक्षण के मुद्दे को क्या भुनाया गया है वो अभी भी लगातार हर जो है संबोधन में सुनने को मिल रहा है। तो ये होता है कि कोई मुद्दा अगर आपको मिला है तो बतौर विपक्ष आप उसको उठा रहे हैं, लेकिन उतनी मजबूती से क्या आप उठा पा रहे हैं कि वो मुद्दा आखिर में बन पाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई जायज मुद्दा है तो वो जनता के जहन में घर भी करना चाहिए। इंफॉर्मेशन आप तक पूरी पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, हमारी भी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी के पास नहीं है जनता के लिए वक्त। ये प्रियंका गांधी ने कहा है, नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर मंच से कह दिया कि प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए धर्म के आधार पर हेरफेर करते हैं। मोनिका देखिए, आपको ये खबर दिखा रही हैं, ये देखिए नवभारत टाइम्स की खबर है और ये संबोधन कल हमने आपको टीवी पर लाइव भी दिखाया था जब प्रियंका गांधी माइक लेकर हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी। तस्वीर ये है और ये हेडलाइन जिसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना तो गरीबों की चिंता है और ना ही उनके लिए वक्त है। देखिए प्रियंका गांधी जो है ये फतेहपुर सीकरी पहुंची थी, जबकि तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है और फतेहपुर सीकरी में वो प्रचार प्रसार कर रही थी, रोड शो किया उन्होंने वहाँ के उम्मीदवार के पक्ष में। और तब उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करें प्रधानमंत्री, ना तो गरीबों की चिंता है उन्हें और ना ही गरीबों के आंसू पोंछने का उनके पास वक्त है। अमीर कारोबारी दोस्तों में व्यस्त रहते हैं प्रधानमंत्री, ये उन्होंने कहा। और रोजगार को लेकर भी सवाल उठा, कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे लेकिन बीजेपी क्या करेगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि न्याय पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं पूरी की जाएंगी, 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। और देखिए भारी मात्रा में जन समूह उमड़ा था प्रियंका गांधी के साथ जब वो संबोधन कर रही थी, जब वो रोड शो लेकर निकली थी। बिल्कुल रोड शो कर रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कोड किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ में धर्म के आधार पर हेराफेरी कर रहे हैं और इस हेराफेरी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, अग्निवीर उसका भी जिक्र किया गया था, अग्निवीर भर्ती परीक्षा को कहा गया था अमेठी में भी इस बात का जिक्र बिल्कुल अलग अलग मंचों से, क्योंकि ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का और उनके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है, तो इसीलिए इसे भी अलग अलग मंचों से उठाया गया था। कई सीटों पर आप भी गई हैं मोनिका और कई सीटों पर मैं भी गई हूँ इलेक्शन कवर करने के लिए। तो अग्निवीर वाकई में एक मुद्दा है जिसको जनता बार बार रेज कर रही है, क्योंकि सोचिए कि 4 सालों के लिए किसी को जॉब मिल जाए और उसके बाद इस कैटेगरी के आधार पर आपको स्किल्ड कर दिया गया और स्किल करने के बाद आपको जॉबलेस कर दिया जाए, वो बहुत पीड़ादायी होता है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे को जहाँ इसके पक्ष में है बीजेपी, वहीं इसके विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों से उठा रही है। क्या लगता है पूजा आपको, 2019 का चुनाव हमने देखा, 14 का देखा और अब 2024 का, तो आपको लग रहा है कि विपक्ष के स्टेटमेंट्स में या जो तरीके हैं प्रचार प्रसार के मुद्दे उठाने की, कुछ गंभीरता आई है, कुछ मजबूती देखने को मिल रही है? गंभीरता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है मोनिका, लेकिन ये बात तो तय है कि जितनी बड़ी मशीनरी का स्केल बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के पास है, उतना बड़ा उतने बड़े लेवल का सिस्टम कांग्रेस या यूं कहें कि विपक्ष के पास नहीं है। ये बीजेपी ने हासिल किया है, एनडीए ने हासिल किया है, वो 1-2 सांसदों से मिलकर जो पार्टी बनी है वो उसने हासिल किया है। तो खैर इस मामले पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें कि विपक्ष अब उस तरह से अपनी बातें उठाने में, मुझे ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अब शायद उस तरह से थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ रहा है, वो आक्रामकता नजर आ रही है, चाहे हम राहुल गांधी के बयानों की क्यों ना बात कर लें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है, इन हथकंडों का मेरे पर असर नहीं पड़ने वाला। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है, तो बड़ी अपडेट है ये आज की।
इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। राजभवन के एक अस्थायी महिला कर्मी की ओर से छेड़खानी के आरोप को बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को फिर से साजिश करार दिया है। राज्यपाल ने शुक्रवार को ऑडियो संदेश जारी करके कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, इससे भ्रष्टाचार और हिंसा के विरुद्ध मेरी लड़ाई नहीं रुकेगी। तो वहीं तृणमूल ने इस मुद्दे को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो देखिए अलग अलग अखबारों में इसे जगह मिली है और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिक्र है गवर्नमेंट टारगेट्स टीएमसी। ये देखिए टीएमसी को निशाने पर लिया है सरकार ने। गवर्नमेंट टारगेट्स टीएमसी सिनिस्टर प्लॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर हिडन बुलेट्स, ये हेडलाइन छपी है। और देखिए इस खबर को अमर उजाला ने भी जगह दी है। मोनिका, मैं एक बार इस खबर को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये खबर एक बार मैं कोट कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ। इसमें उन्होंने कहा, पहले तो हेडलाइन देखिए, अगले ग्रेनेड और गोलियों का इंतजार, बेतुके नाटक से डरने वाला नहीं हूँ, ये सीवी बोस कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने यौन शोषण के आरोपों के लिए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले ग्रेनेड और छिपी हुई गोलियों का इंतजार है, आप गोलियां दागिए। राज्यपाल ने शुक्रवार को सख्त लहजे में वीडियो संदेश जारी करते हुए खुद को तूफान में जहाज चलाने वाला कैप्टन बताया है और कहा कि अपने कार्यालय के कर्मचारियों को राजभवन में रची जा रही एक और भयावह साजिश को लेकर आगाह किया और कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। एक दिन पहले पीएम मोदी के राजभवन दौरे से पहले राजभवन के एक संविदा कर्मी की ओर से राज्यपाल के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। राज्यपाल ने अंग्रेजी में जारी वीडियो संदेश में कहा, मैं समझता हूं कि अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई भी बेतुका नाटक मुझे भ्रष्टाचार को उजागर करने और हिंसा पर अंकुश लगाने के दृढ़ प्रयास से नहीं रोक पाएगा। ये सीवी बोस ने कोड किया है। तो देखिए संदेश खाली को लेकर के जिस तरीके का बयान चल रहा है और वार पलटवार चल रहा है, इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली पर राज्यपाल को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि राज्यपाल कह रहे हैं कि आपने प्रदेश के अंदर जिस तरीके का हिंसक माहौल बना रखा है, आप अगर चाहते हैं कि मैं इसमें चुप हो जाऊं तो मैं चुप नहीं होऊंगा। और यौन हिंसा ही नहीं, यौन उत्पीड़न ही नहीं, और भी जो मामले आपको मेरे ऊपर लगाने हैं वो आप चार्जेस लगा लो। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया इसको। बिल्कुल, और टीएमसी को निशाने पर भी ले लिया। देखिए यहाँ पर भी है कि ममता की तरफ से कहा गया है वुमेन्स टीयर्स ब्रोक माय हार्ट, तो ये जो है कहीं ना कहीं संवेदनशील नजर आई है ममता बनर्जी और उनकी तरफ से यह कहा गया है। हालांकि सीवी आनंद बोस जो है काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों पर वो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ममता को लेकर ये हेडलाइन आई है, यहाँ पे लिखा है कि ममता ने कहा है कि वुमेन्स टीयर्स ब्रोक माय हार्ट, यानी कि महिलाओं के आंसू और जो उनकी पीड़ा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये संवेदनशीलता संदेश खाली के मुद्दे के वक्त कहीं ना कहीं नदारद रही थी पूजा, क्योंकि संदेश खाली के वक्त भी बहुत सारी महिलाएं निकलकर सामने आई थी और जो है टीएमसी नेता पर जब इतने संगीन आरोप लगे थे तब ममता बनर्जी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था और इस दौरान बंगाल हाई कोर्ट ने मोनिका इस बात को कोड किया था कि एक पर्टिकुलर आदमी को आप बचाने के लिए गवर्नमेंट क्यों चुनाव लड़ रही है, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट क्यों पैरवी कर रही है, उसने क्यों अपना एक सॉलिसिटर जनरल प्रोवाइड उसको करा रखा है, क्यों आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस बात को कोर्ट ने कोड किया था। और इसके अलावा देखिए ममता बनर्जी यहाँ पर कह रही हैं कि नौकरी देने के नाम पर एक वीडियो जो है वो जारी हुआ उस महिला का, उसको मैं देखती हूँ तो मेरा हृदय जो है वो एकदम फट गया। और उसमें उन्होंने कहा कि अब तो राज्यपाल को संदेश खाली पर बोलने का कोई राइट नहीं है और प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है, उनको तो इस बात को भी कोड करना चाहिए। बार बार ममता बनर्जी संदेश खाली के मुद्दे को कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें पता है संदेश खाली बड़ा मुद्दा है जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना जो है वो ज्यादा करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और इलेक्शन के अंदर छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा कब तूल पकड़ ले गॉड। और महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, संदेश खाली जैसा मुद्दा जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है, ये काफी गंभीर हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि मणिपुर मामले पर चुप रहे मोदी। ये अमर उजाला में खबर छपी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है
केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर लिया है। आरोप लगा है कि पिछले कुछ सालों में देश की पूरी संपत्ति एक शख्स के हाथ में चली गई है। ये आरोप जो है लगाया है। और ये देखिए, जो अखबार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये धधकता हुआ मणिपुर तस्वीर छापी गई है और कहा है कि मणिपुर जातीय संघर्ष का दंश आज भी लोगों को सता रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को कोट किया है। मणिपुर में हुई मानवता की मौत, सरकार ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ये खड़गे कह रहे हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें खड़गे ने कहा है कि लोग अब जानते हैं कि पीएम मोदी और उनकी सरकार मणिपुर में लोगों की जान लेने के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं रखती है। उन्होंने दावा किया कि 220 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 60,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, परेड कराई गई और भयानक हिंसा हुई है। तो यहाँ पर खड़गे ने मणिपुर को कोट करते हुए साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का मन इस मुद्दे पर पसीजता नहीं है। और यहाँ पर देखिए, खड़गे के बयान के जस्ट बगल में यहाँ पर मणिपुर की खबर को भी हाईलाइट किया है अमर उजाला ने, और उन्होंने कहा कि मणिपुर जातीय संघर्ष का दंश आज भी लोगों को सता रहा है। और देखिए, मणिपुर हमेशा से जो है कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता रहा। आपको याद होगा कि जब न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, माफ कीजिएगा, तो भी मणिपुर को चुना गया था, जहां से राहुल गांधी ने यात्रा को शुरू किया। तो ये एम्फेसाइज बार बार जो है इस मुद्दे पर भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार किया जाता रहा है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं और बात पूजा कर लेते हैं सीएम योगी की। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि गौहत्या से पहले जहन्नुम के रास्ते खोल दिए जाएंगे। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। आंवला में जनसभा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदपुर बरेली के आंवला लोकसभा क्षेत्र के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के पक्ष में वोटों की अपील करी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले कांग्रेस और INDIA गठबंधन में शामिल दल बोलते थे कि राम हुए ही नहीं है। तो देखिए, फायरब्रेंड नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, और अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। 2014 के चुनाव की बात कर लें या फिर विधानसभा चुनावों की हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, गौहत्या की बात है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या की बात करने से पहले जहन्नुम के द्वार खुल जाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और देखिए, इससे पहले भी स्टेटमेंट उनका आया था कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आए ताकि जिसको जो खाना हो उसकी छूट मिल जाए। ये लोग हमारी गायों को मारकर खाएंगे, ये जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है मोनिका, इसी तरीके के बयान रेज हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को संदेश है, न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे सरकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो ये बेहद बड़ी खबर है। केंद्र सरकार से भारतीय न्याय संहिता की धारा 85-86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करने के लिए कहा है, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें दर्ज करने के लिए इसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसे रोका जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि सहनशीलता और सम्मान एक अच्छे विवाह की नींव है, छोटे मोटे झगड़ों को तूल नहीं देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। काफी बड़ा ये बयान हो जाता है और संवेदनशील भी, कि आपस में सहनशीलता बनी रहे, दूसरे को सम्मान दे और छोटे मोटे झगड़े जो है ये कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, ये अदालत की तरफ से कहा गया है। बड़ी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहनशीलता, सामंजस्य और एक दूसरे का सम्मान सफल विवाह की नींव है, और परिजन और रिश्तेदार राई का पहाड़ बनाते हैं। इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और साथ में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को भी कोड किया है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। महिला उत्पीड़न कानून में बदलाव पर विचार करे केंद्र सरकार, यहाँ पर उन्होंने कोड किया है। और दहेज उत्पीड़न के एक मामले में कोर्ट ने पति को रियायत दी है, राहत दी है। क्योंकि देखिए, कई दफा क्या होता है, इस तरह के कानून बनाए गए हैं महिला की सुरक्षा के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि इसका बेजा इस्तेमाल होता है, इसका गलत इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग किया जाता है और बेवजह लोगों को फंसाया भी जाता है। तो ऐसे में अदालत की तरफ से कहा गया हस्तक्षेप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बाकी लोगों को ना इन्वॉल्व करें अपने पर्सनल मैटर में। हो सके तो आप खुद बैठें और आपस में डिस्कशन करें। हर बात पे पुलिस, कोर्ट, कचहरी और इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग आपकी तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन मोनिका यहाँ पर एक विषय और है, मैं इसको कोड करूंगी। देखिए,
देश के अंदर एक बार जब सुषमा स्वराज का मुझे कोड याद आता है और उस समय बहुत पुरानी ये बात है, सदन के अंदर उन्होंने मैरिटल रेप का जिक्र किया था। शीला दीक्षित ने भी मैरिटल रेप का जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए जबलपुर हाई कोर्ट ने जस्टिस GS आलूवालिया ने एक बात को कोड किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एक वैध पत्नी विवाह के दौरान अपने पति के साथ रह रही है तो किसी पुरुष की ओर से अपनी ही पत्नी जो कि 15 वर्ष से कम ना हो उसके साथ कोई भी संभोग या यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं होगा। इस बात को उन्होंने कोड किया है। मतलब एक तरफ आप इस तरीके की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ आप लिबर्टी की बात कर रहे हो, दोनों डुअल स्टैंडर्ड नजर आता है। बिल्कुल, इस पर बहुत बड़ी बहस की दरकार है। बहरहाल हमारे पास वक्त की कमी है तो चुनावी बयार खबरों की भरमार तो रहेगी, लेकिन आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए। तो नमस्कार। कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।